के सामाजिक और आर्थिक विकास में माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस का महत्वपूर्ण योगदान होता है। जीडीपी और एक्सपोर्ट में अपने योगदान की वजह से इसकी अहमियत और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है। नमस्कार, मेरा नाम है प्रत्युष रंजन, एग्जीक्यूटिव एडिटर जागरण मीडिया के साथ, और मैं आपका स्वागत करता हूं जागरण नया भारत सीरीज में, जिसमें आज हमारे साथ हैं मिस्टर लक्ष्य जिंदल। मिस्टर जिंदल इज द डायरेक्टर एंड सीएमओ ऑफ जिंदल मैक्नो ब्रिक्स। मिस्टर जिंदल, आपका नया भारत सीरीज में स्वागत। थैंक यू प्रत्युष जी। मिस्टर जिंदल, सबसे पहला सवाल इस सीरीज में हम जो शुरू कर रहे हैं उसमें सबसे पहला सवाल यह है कि पिछले लगभग 2 वर्षों में हमने देखा है कि एसएमई सेक्टर के सामने प्रमुख चुनौतियां काफी रही हैं। तो आपके हिसाब से अगर हम उस चैलेंजेस की बात करें जो इस सेक्टर ने खासकर पिछले कोरोना के दौरान या कोरोना के समय में देखा है, उसके बारे में आपकी क्या विचार है? प्रत्युष जी, धन्यवाद मेरे को यहाँ पर बुलाने के लिए। पहले लास्ट 2 इयर्स अगर हम बात करें तो काफी टफ रहे हैं, स्पेशली कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए, जिसमें हमारा बिजनेस इन्वॉल्व है। कंस्ट्रक्शन सेक्टर की बात करें तो पहले कोरोना से ही, जब पहला कोरोना का वेव आया था, तब से ही मैं कहूँगा माइग्रेंट लेबर्स का एक इशू राइज हुआ था कि दे स्टार्टेड, वो लोग अपना वापस बिहार या जहाँ पर भी उनका होम टाउन है उधर वो प्रस्थान करने लग गए। एंड उसी की वजह से बहुत इश्यूज थे। कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा डिले हुआ, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स डिले हुए, नए प्रोजेक्ट स्टार्ट होना बंद हो गया। एंड छोटा, और ये जो पूरा सेक्टर है कंस्ट्रक्शन सेक्टर, ये एक्चुअली कोई इसमें ओलिगोपोली या ऐसा कोई मोनोपोली बड़ा प्लेयर नहीं है, सब छोटे छोटे प्लेयर्स हैं। बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा कई हद तक इनफॉर्मल सेक्टर में ये आता है, जिसमें सरकार की तरफ से बहुत कम जो लोग इसमें काम कर रहे होते हैं, एम्प्लॉयज होते हैं, वो मतलब बहुत सारी स्कीमों का पार्ट नहीं ले पाते। एंड इसी वजह से सबसे ज़्यादा जो इनफॉर्मल सेक्टर्स हैं वो सबसे ज़्यादा हिट हुए हैं। एंड कंस्ट्रक्शन सेक्टर इसी वजह से स्लो पेस हुआ। एंड जैसी अनसर्टिनिटी आती है किसी भी सेक्टर में, किसी भी बिजनेस में, तो वहाँ पर निवेशक भी पैसा नहीं डालना चाहते। तो ये भी एक बड़ा इशू आया हमारे सेक्टर में कि बड़े नए प्रोजेक्ट्स या कोई नया इनोवेटिव आइडिया वो प्रमोट नहीं हो पाया, उसको अच्छी तरह फंड्स नहीं मिल पाए और वो डिले हो गया। ये बड़ा एक इशू था। नॉट जस्ट फंड्स, मैं कहूँगा इकोसिस्टम ही पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। जैसे ही कोई अगर एक बिजनेस को अकेला कोई बिजनेस चल नहीं सकता, तो एमएसएमई के अंदर भी आपको पूरा लॉजिस्टिक्स का भी सपोर्ट देना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर भी सपोर्ट देना पड़ेगा, उसको रिसर्च का भी सपोर्ट देना पड़ेगा। तो कभी भी जब इस स्केल पर एक अनसर्टिनिटी आती है तो मैंने ये ऑब्जर्व किया कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिस्ट्रप्शन आ गया। और एक भी लिंक, जब जैसे माइग्रेंट लेबर्स की हम अगर बात करें, एक भी लिंक अगर आपका इस तरीके से टूट जाता है तो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रप्टिव रहता है। एंड हाँ, तो ये मेरे एक ऑब्जर्वेशन रही है कि ये ऐसा ना हो, इसके लिए कुछ ना कुछ हमें करना चाहिए, ताकि इस तरीके से इतना इम्पोर्टेंट सेक्टर कंस्ट्रक्शन, जो रियल एस्टेट जो है वो हमारी किसी भी देश की नींव होती है, तो वहाँ पर इतना बड़ा डिस्ट्रप्शन आगे ना आए, ऐसा कुछ हम लोग आगे सोच सकते हैं, ऐसा स्कीम्स बनानी चाहिए। जी, बहुत महत्वपूर्ण बताइए आपने। जब तक हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स ना होगा, लेबर नहीं होंगे, तब तक वो कंस्ट्रक्शन सेक्टर की हम बात ही नहीं सोच सकते। ये हमने देखा भी पिछले 1 साल 1.5 साल, जैसे आपने बताया। मिस्टर जिंदल, हम आते हैं अगले सवाल पे और आप बात करते हैं जिंदल ब्रिक्स क्या है, आपकी इसमें क्या भूमिका है, एंड व्हाट इज द स्ट्रेंथ एंड द विजन ऑफ द कंपनी? जिंदल मैक्नो ब्रिक्स, और अभी पॉपुलरली जिंदल ब्रिक्स के नाम से जाना जाता है। जिंदल मैक्नो ब्रिक्स अपना 1972 में चालू हुआ था बाय माय ग्रैंडफादर। उन्होंने हैंडमेड ब्रिक्स से चालू किया था उस टाइम। एंड 1996 में अब सारे डिमांड्स और ट्रेंड्स को देखते हुए हम लोगों ने शिफ्ट कर लिया मशीन मेड मैन्युफैक्चरिंग में। करंटली जिंदल मैक्नो ब्रिक्स इज द लार्जेस्ट, वन ऑफ द लार्जेस्ट brick manufacturing, machine made brick and tile manufacturing in the country। 200 टन से भी ज़्यादा हमारी डेली की कैपेसिटी है, प्रोडक्शन कैपेसिटी। और हम लोग इंडिया एंड ओवरसीज, नेपाल हो गया, मलेशिया हो गया, इवन चाइना के साथ हम लोग टॉक्स में हैं। तो बहुत सारे उसमें हम लोग एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, टाइल्स और रिलेटेड प्रोडक्ट्स, क्ले प्रोडक्ट्स।
ये हाँ जी, तो ये जिंदल मैग्नो ब्रिक्स जो है ये हमारा दिल्ली बेस्ड कंपनी है, दिल्ली में ही इसका प्लांट है। आई एम एक्चुअली थर्ड जनरेशन जो इसको संभाल रहा है अब, एंड मैं लगभग सारे जो मार्केटिंग और मीडिया कैंपेन्स होते हैं उसमें मैं अपना योगदान देता रहता हूँ अपनी कंपनी के रिलेटेड, और जो नए डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स जो हमारे सेटअप होते हैं उसमें भी मैं बहुत योगदान देता हूँ। बाकी थोड़ा बहुत मैं अभी कोशिश कर रहा हूँ टेक्निकली भी हम लोग थोड़े और साउंड हों, टेक्नोलॉजिकली और एडवांस हो, तो मैं उसको भी अभी देख रेख करता हूँ। राइट। सो अगर हम बात करें आपके प्रोडक्ट को खरीदने वालों के लिए, तो आपके प्रोडक्ट से खरीदारों को क्या उम्मीद है? ब्रिक्स और उससे संबंधित जो भी प्रोडक्ट के कॉस्ट सेविंग के पहलू के बारे में आप जरा बताएं। प्रत्युष जी, ऐसा है, ये जो ब्रिक है ये कोई ऑर्डिनरी ब्रिक नहीं है जो हम लोग, हमारा अभी नॉमिनेटेड टू फॉर एज अ बिल्डिंग एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर। तो जो ये ब्रिक है ये बहुत ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट है। कैसे मैं बताता हूँ, एक तो ये बहुत ज़्यादा लाइट वेट है, तो आपका डेड लोड बिल्डिंग पे कम पड़ता है, एंड इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑर्डिनरी से डबल है। तो आपका जो सरिया और जो सीमेंट आपका लगता है उसमें 10% की तो सेविंग फर्स्ट वही मिल जाती है आपको। दूसरा, जो आपका बात करते हैं इन ब्रिक्स को लगाने का तरीका, तो ये ब्रिक्स इतनी ड्यूरेबल और इतनी सुंदर तरीके से हमने इसको बनाया है, कंसिस्टेंट बनाया है कि आप इसको फेस ब्रिक की तरह यूज करते हैं लोग, एक्सपोज्ड फेस ब्रिक कहते हैं। तो कोई पेंट प्लास्टर कुछ भी करने की जरूरत नहीं रहती, और उसी की वजह से इसके अंदर कॉस्ट सेविंग उस एरियाज में भी बढ़ जाती है। कोई पीओपी कोई प्लास्टर का खर्चा नहीं, फिर उनको मेंटेन करने का भी कोई खर्चा नहीं। एक तो कॉस्ट सेविंग एस्पेक्ट ये है। दूसरे क्या है, हम लोग जिंदल ब्रिक्स में बहुत ज्यादा ना इनोवेशन करते रहते हैं प्रोडक्ट्स के अंदर। तो मेरे ख्याल से लास्ट आपने एक सवाल पूछा था स्ट्रेंथ्स के बारे में कि स्ट्रेंथ क्या है कंपनी की, तो मेजर मैं अगर उस पॉइंट को भी लूँ कि ये बहुत ज्यादा हम लोग इसमें इनोवेशन करते रहते हैं, और इसी वजह से जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो हाईली ड्यूरेबल, हाईली कंसिस्टेंट। इनफैक्ट जो हमने कंपनीज जो हम यहाँ से लेकर आए हैं, मशीन जो टेक्नोलॉजी लेकर आए हैं, वो सारी यूरोपियन है, मेजरली फ्रॉम इटली, स्पेन, जर्मनी। तो काफ़ी हम लोग वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स हमारे जो कस्टमर्स हैं वो एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स उनको डिलीवर किए। अपार्ट फ्रॉम दिस ये पूरा इको फ्रेंडली है, कोई इसमें केमिकल नहीं डाला, कोई इसमें पिगमेंट नहीं डाली, इसकी वजह से इसका रंग आता है। हमने डिफरेंट क्लेज अलग अलग जगह से प्रोक्योर करके हमने उसको मिक्स किया, राइट टेम्परेचर पे एक्सपोज किया, तब जाके उसका एक कैरेक्टरिस्टिक रंग निकल के आता है। 5 इसमें हम कलर्स ऑफर कर रहे हैं। तो एक नेचुरल, इको फ्रेंडली और इंडिजिनस प्रोडक्ट बायर्स को एक्सपेक्ट करना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो एक वाओ फैक्टर होता है, मैंने कई बार ये अपने काफ़ी इंटरव्यूज में बताया है कि हमारे प्रोडक्ट्स बहुत बिल्डिंग्स में ऐसी लगे हैं जहाँ पर वो फीचर हुए हैं मेजर आर्किटेक्चरल जर्नल्स में, जैसे एडी, डेजीन, एल डेकोर। तो बहुत ज़्यादा लोगों ने इसकी सराहना करी है, एंड इसी की वजह से मैं कहूँगा कि ये बायर्स को डेफिनेटली प्रोडक्ट लगा के एक वाओ फैक्टर, या एक अपने जो गेस्ट आते हैं उनसे एक प्रेज का उनको एक चांस जरूर मिलेगा। तो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू प्रोफेस कि इसको जितना भी ज़्यादा यूज़ किया जाएगा उतना ज़्यादा और एक और चीज़ इसकी, एक और ख़ास बात जो मैं काफ़ी बार देखता हूँ कि ये प्रोडक्ट ना टाइमलेस है। इसका कोई इसका फैशन इन फैशन आउट वाला काम नहीं है। बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं मार्केट में जो कुछ टाइम 5 साल 4 साल ट्रेंड में रहते हैं, एंड देन सडनली दे वॉश आउट। ये प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो सालों साल, हज़ारों सालों से लग रहे हैं, एंड उसकी ब्यूटी अभी भी लोग जाते हैं यूरोपियन सिटी में, आप जाओ फ्रांस, जर्मनी, यूके, तो इन सारे जगहों पे जब ये ब्रिक आर्किटेक्चर देखते हैं तो अभी भी उसकी सराहना होती है। तो यही एक हमारा की फैक्टर मैं कहूँगा हमारे प्रोडक्ट्स का है। जी बिल्कुल, प्रोडक्ट की इनोवेशन दोनों पे आपने इक्वली ध्यान दिया है, जो कि आपको कहीं ना कहीं और मदद कर रही है। मिस्टर जिंदल, हम आते हैं पहले सवाल में। जो हमने बात की थी कोरोना के टाइम पे जो कंपनीज की बात हुई, जो चैलेंजेस फेस हुए, हमने देखा है कई सारी छोटी स्टार्टअप, छोटी कंपनी या तो बंद हो गई या बमुश्किल चल पा रही।
ऐसे एंटरप्रेन्योर्स के लिए आपकी तरफ से क्या सलाह होगी जो इस तरह की कठिनाइयों से जूझ रहे हैं? आप अपने एक्सपीरियंस से क्या बता सकते हैं? प्रत्युष जी, बहुत अच्छा आपने एक सवाल पूछा है ये, और ये बहुत टाइमली सवाल है। मैं कहूँगा कि ये सबको पूछना चाहिए। मेरे हिसाब से इस समय ना एक्सप्लोरेशन का टाइम है। मार्केट बड़ी परसेप्टिव है आजकल। आफ्टर कोरोना इनफैक्ट सब लोग अडेप्ट कर गए, इवन आप लोग अडेप्ट कर गए जूम कॉल पे। हम लोग इस इंटरव्यू को जूम कॉल पे कर रहे हैं, तो सभी लोग अडेप्ट कर गए। अब इस समय लोग अडेप्शन, मतलब अगर उनको कुछ चीज में एडवांटेज लग रहा है, कुछ चीज एफिशिएंट लग रही है, तो उसमें अडेप्ट कर रहे हैं। लोग परसेप्टेबल हैं चेंज के लिए। अब तो जब हम चेंज की बात करते हैं तो ये ही टाइम है एंटरप्रेन्योर्स के लिए, यंग एंटरप्रेन्योर्स, एंथुसियास्टिक एंटरप्रेन्योर्स, कि वो नई चीजें लाएं, नई चीजों में भागीदारी लें, एक्सप्लोर करें और नया प्रोडक्ट या सर्विस अपनी दें। क्योंकि जो कन्वेंशनल बिजनेसेस हैं, वो अगर ये तो एक काफी बड़ा डिस्ट्रप्शन था, कोरोना वायरस जैसा एक बड़ा डिस्ट्रप्शन था, लेकिन कुछ बिजनेसेस ऐसे भी थे जो कम अच्छे चल रहे थे कोरोना से पहले भी, और वो अभी नहीं, 1 साल नहीं, शायद वो 5 साल और टिक जाते, लेकिन चेंज तो आना था। तो अब ऐसे एंटरप्रेन्योर्स जो नहीं अपना बिजनेस बढ़ा पा रहे, उनको थोड़ा सा रुक के सोचना चाहिए कि हम कैसे अपने आप को चेंज लाएं, कैसी नई सर्विसेज दें, क्योंकि लोग अब अडेप्ट कर रहे हैं, लोग नई चीज़ों को, नए स्टार्टअप्स को चांस दे रहे हैं। बिकॉज कन्वेंशनल तरीके से ये पैंडेमिक के अंदर काम नहीं हो सकता जी। तो ये मेरे एक सुझाव है कि अपने जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो भी बिजनेस माइंड्स हैं या रिसर्च साइंटिस्ट हैं, आज इतना हमारा यूनिवर्सिटीज हैं हमारे कंट्री में, वी हैव गॉट द लार्जेस्ट नंबर ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेजेस इन द कंट्री, तो वो इस चीज़ पे ध्यान दें कि आगे आने वाले 5 साल 10 साल में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें चाहिए होंगी, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो एक और लाइफ को और कन्वीनियंट बनाएंगी, वो चीज़ों पे, वो सर्विसेज पे काम करना चाहिए एंड उसी को बढ़ाना चाहिए। राइट, एब्सोल्युटली। मिस्टर जिंदल, अगले सवाल पे आते हैं। कंज्यूमर को एक किसी भी प्रोडक्ट में क्वालिटी की सर्च रहती है। अगर क्वालिटी में अच्छा है तो प्रोडक्ट की तरफ जाता है। तो एमएसएमई सेक्टर में जिन भी प्रोडक्ट के ऊपर जो कंपनी काम कर रही है, उसकी मार्केटिंग, डिजाइन और क्वालिटी प्रोडक्शन के ऊपर सरकार की तरफ से इन सेक्टर्स को या इनमें काम करने वाले लोगों को किस तरह का सहयोग दिया जा सकता है सरकार की तरफ से, या क्या सहयोग मिलना चाहिए, इसके बारे में? सरकार की तरफ से एक्चुअली काफी सारा योगदान अभी जरूरत है। हमारी सरकार थोड़ा सा, हमारी पूरी इंडस्ट्री एक्चुअली 1991 जब इकोनॉमी खुली तो हम शायद प्रिपेयर्ड नहीं थे, और बहुत तेजी से बाहर की कंपनियां तो इंडिया आ पाई, लेकिन हम लोग बाहर नहीं जा पाए। तो सरकार की तरफ से काफी सारे काम अभी बाकी हैं करने वाले। उनमें से मेजर जो इशू एक मुझे लगता है वो ये है कि फाइनेंशियल हेल्प तो जरूर एक हद तक ठीक है। एक एंटरप्रेन्योर को फंड्स चाहिए काम करने के लिए, बिना फंड्स के नहीं हो सकता। अपार्ट फ्रॉम दैट उसको एक इकोसिस्टम चाहिए। आज हम अगर हम फिल्म शूट करने जाते हैं, हमारा बॉलीवुड इंडस्ट्री है, तो अगर उसी की एग्जांपल लें, मुंबई में बॉलीवुड पिक्चर बनाना, एड फिल्म शूट करना बहुत आसान है। क्यों? आपका कैमरामैन भी बड़ा आराम से मिल जाएगा, आपका जो आर्टिस्ट है, परफॉर्मेंस वाला, डायरेक्टर भी, कैमरामैन भी, सब मिल जाएगा। लेकिन यही काम आप सपोज बनारस करने लग जाओ, या यही काम आप किसी और सिटी में करने लग जाओ, तो वो कितना ही फंड हो उस आदमी के पास, वो नहीं कर सकता, वो नहीं शूट कर सकता अच्छी फिल्म। तो सिंपल इसी चीज को आप देखो, तो अगर आप किसी भी इंडस्ट्री को प्रोग्रेस करना चाहते हो, इट्स नॉट जस्ट फंड्स जो हमें चाहिए, हमें वो इकोसिस्टम डेवलपमेंट चाहिए। जो मार्केटिंग आपकी बात कर रहे हो, मार्केटिंग का सपोर्ट कम है, कोई तरीका नहीं है। इवन सरकार की खुद स्कीम इतनी अच्छी तरह मार्केट नहीं हो पाती कि वो जनरल पब्लिक तक पहुंच जाए। तो इसमें हम लोग पीछे हैं, और सरकार को अपने बजट से एक मेजर अच्छा चंक जो अभी ये लोग फाइनेंशियल असिस्टेंस के रूप में दे रहे हैं, उसकी जगह ये इकोसिस्टम डेवलपमेंट, जिसके अंदर रिसर्च इंस्टीट्यूट, सर्टिफिकेशन एजेंसीज, आपका फिर क्वालिटी चेक सिस्टम, फिर आपका क्या बोलते हैं, जो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ इकोसिस्टम के अंदर लॉजिस्टिक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और ज़्यादा अबंडेंस में चाहिए। जब भी स्कैरसिटी होगी इन चीज़ों की, उनके दाम बढ़ जाएंगे, वो काम प्रॉफिटेबल नहीं रहेगा। तो
MSME के लिए फंड्स इंडिया में बहुत, अभी सुबह एक न्यूज़ पढ़ रहा था, इंडिया हर मंथ कुछ 4 या 5 बिलियनर्स ऐड कर रहा है वर्ल्ड लिस्ट में। तो अगर इस रेट पे हमारे कंट्री में अगर अमीर लोग हैं तो पैसा आई डोंट थिंक इज द इशू यहाँ पर इकोसिस्टम का है, वो विचारधारा का। सिंगल विंडो सर्विस होनी चाहिए, जो चीज़ों की हमें जरूरत है एक स्टार्टअप को, तो ये सभी होगा तभी एक अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट, एक वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट। अब हम तो बाहर की कंपनी 1991 से हमारी कंट्री में ऐड हो रही हैं, हम बाहर नहीं जा पा रहे, तो उसका कुछ रीजंस हैं और वो रीजंस को टैकल करना बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल। मिस्टर जिंदल, आखिरी सवाल, आपके प्रोडक्ट के जो भी कंज्यूमर हैं उनके लिए आपकी तरफ से क्या मैसेज है अपने प्रोडक्ट को लेके, और एक जनरल कंज्यूमर बेस जो होता है जो इस सेक्टर में है, जो नए जितने भी हमारे कंपनीज इस सेक्टर में दिख रहे हैं, जो आ रहे हैं या जो पहले से यहाँ पे हैं और अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उनकी तरफ से भी अगर यूजर को, कंज्यूमर को आपको कुछ मैसेज देना हो तो ये 2 मैसेज क्या हो सकते हैं? कंज्यूमर को आज, मैंने आज जैसा कहा पहले भी इंटरव्यू में, चेंज के लिए रेडी रहना चाहिए। कोई भी कन्वेंशनल प्रोडक्ट तब तक ही सही है जब तक उसका बेटर ऑल्टरनेटिव ना हो। आज बहुत सारे हमारी फर्म्स इंक्लूडेड बहुत सारी अच्छी फर्म्स हैं जो इसमें काम कर रही हैं, एक नया हमारी कंट्री के लिए एनर्जी एफिशिएंट जैसी चीज़ें ला रही है, या आपके लिए जीरो मेंटेनेंस प्रोडक्ट्स ला रही हैं, बहुत ज़्यादा हाईली ड्यूरेबल चीज़ें ला रही हैं। कंज्यूमर्स को उस तरफ उसको एक चांस देना चाहिए और एक ऑल्टरनेटिव की तरह उसको देखना चाहिए। अगर मैं अपने कंज्यूमर से और ये कहूँगा कि तो कोशिश करें, जैसे अपने जैसे मोदी जी कहते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि आत्मनिर्भर बनो, तो वो एक मौका एक्चुअली कंज्यूमर्स को देना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडिजिनियस चीज़ें, हमारी कंट्री की जो अंदर जो चीज़ें डेवलप हो रही है, मैन्युफैक्चर हो रही है, जब तक उनको प्रोत्साहन नहीं मिलेगा वो वर्ल्ड क्लास नहीं हो सकते। आप डायरेक्टली एक्सपोर्ट यूनिट नहीं बना सकते। तो कंज्यूमर्स को चेंज के लिए रेडी रहना चाहिए, इनोवेशन के लिए रेडी रहना चाहिए और इंडिजिनियस को ज़्यादा चांस देना चाहिए। मेरी एक यही सलाह है अपने कंज्यूमर से कि यही सलाह है। जी बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात बताई आपने। आत्मनिर्भर भारत को बनाने के लिए हम सबकी बराबर जिम्मेदारी है, जितनी प्रोडक्ट ऑनर की है उतनी प्रोडक्ट कंज्यूमर की भी है। समय अभाव के कारण इस चर्चा को हम यही रोकते हैं। मिस्टर लक्षित जिंदल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय निकाला और इस महत्वपूर्ण टॉपिक पे जागरण के दर्शकों के सामने अपनी बात रखी। You can watch this video again on Jagran YouTube channel and read about the interview on Jagran website. We will come to you once again on the same topic with a new guest. Till then, stay safe, stay healthy. Thank you, Mr. Jindal, once again. Thank you.